जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered। दोस्तों, जैसी क्रांति 24 अक्टूबर 1930 को ब्राजील में हुई थी, जिसने देश को एक नई दिशा दी, वैसी ही एक क्रांति द्वितीय विश्व युद्ध में भारत में हुई थी, जिसने न केवल विश्व का इतिहास बदला बल्कि भूगोल को भी बदल दिया। 1943 में सिंगापुर में स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। I am confident that with the help of my countrymen in East Asia, I shall be able to organize such a gigantic force as will be able to sweep away the British power from India in conjunction with those who have already been fighting at home. The hour has struck and every patriotic Indian must advance towards the field of battle. Only when the blood of freedom-loving Indians begins to flow will India attain her freedom. इनकलाब जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। आजाद हिंद सरकार की सेना आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो मोर्चा खोला, उसका अंतिम परिणाम भारत की आजादी रहा। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में 24 अक्टूबर 1998 का दिन सबसे यादगार रहेगा, जब अमेरिकी अंतरिक्ष संस्था नासा ने बिल्कुल नई तकनीकों का इस्तेमाल कर अपने अंतरिक्ष यान डीप स्पेस 1 को अंतरिक्ष में भेजा। इस स्पेस यान का मकसद एस्टेरॉयड 9969 ब्रेल और बोरेली कॉमेट के पास पहुंचकर इनका अध्ययन करना था। इसके अलावा इस संभावना को भी देखना था कि क्या इस तकनीक से दूसरे सौर मंडल तक भी पहुंचा जा सकता है। इस मिशन पर अमेरिका और नासा का बहुत कुछ दांव पर लगा था। Because of the successes of the technologies on Deep Space One, there are many missions that previously were unaffordable or truly impossible that now we can undertake. दोस्तों, 4 अक्टूबर 1957 को रूसी अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1 द्वारा अंतरिक्ष की पहली यात्रा हुई, जो वायुमंडल के बाहर पहला महत्वपूर्ण कदम था। वही ये मिशन डीप स्पेस 1 अंतरिक्ष की गहराइयों में लंबी छलांग के रूप में याद किया जाएगा। The first artificial Earth satellite in the world has now been created. This first satellite was today successfully launched in the USSR. अभी तक अंतरिक्ष यान फ्यूल सिस्टम पर चलते थे, लेकिन इस अभियान सिस्टम में इस्तेमाल की गई नई तकनीक आयन प्रोपल्शन पर आधारित थी। इस तकनीक में गैस को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चार्ज किया जाता है। ये इस विज्ञान पर आधारित है कि किसी मॉलिक्यूल या एटम से इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उसके इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं तो वो ऊर्जा उत्पन्न करता है और इस तकनीक से रॉकेट के इंजन में शक्ति पैदा होती है। हालांकि इस तकनीक पर नासा 1950 से कार्य कर रहा था और पहली बार 20 जुलाई 1964 में एक रॉकेट पर इसका प्रयोग किया गया, जो बहुत सफल रहा और 31 मिनट तक इसने कार्य किया। अंतरिक्ष में पहली बार इस तकनीक को लंबे मिशन के लिए प्रयुक्त किया गया, जिसमें ये सफल रही और भविष्य के दरवाजे खोल दिए। इस मिशन में पहली बार एक और नई तकनीक का प्रयोग किया गया, जिसमें यान को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर ही स्वचालित प्रणाली का प्रयोग किया गया, जिसे रिमोट एजेंट कहा गया। इसमें रिमोट इंटेलिजेंट सेल्फ रिपेयर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया, जिसे नासा ने डेवलप किया। इसमें कंट्रोल के लिए किसी वैज्ञानिक का हस्तक्षेप नहीं होता है। ये प्रणाली खुद ही किसी खराबी को पहचानती है और उसे दूर भी करती है।
इसमें एक और प्रणाली का प्रयोग भी किया गया जिसे स्मॉल डीप स्पेस ट्रांसपोंडर कहते हैं, जो एक हल्का रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी उच्च शक्ति की होती है। अभी तक प्रयोग होने वाले बड़े सिस्टम के मुकाबले इस छोटे इक्विपमेंट के सहारे उतना ही डेटा यान से कंट्रोल रूम तक भेज सकते हैं। इसमें एक और नई प्रणाली का प्रयोग किया गया जिसे पेपे यानी प्लाज्मा एक्सपेरिमेंट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन कहते हैं। इसमें एक छोटा सा कैमरा और स्पेक्ट्रोमीटर लगा होता है। ये कैमरा अपने टारगेट को ढूंढता है और उसकी फोटो खींचता है। बीकन मॉनिटर की प्रणाली इसमें पहली बार प्रयोग की गई, जिसमें जब यान की प्रणालियां स्थगित रहती हैं, तब ये पहले से स्थापित फ्रीक्वेंसी पर कैरियर सिग्नल भेजता है, जिससे पृथ्वी पर इसके कंट्रोल रूम में एंटेना और रिसीवर की मदद से इसकी स्थिति का पता चल जाता है। इस अभियान में रॉकेट से जुदा होने के बाद शुरू के 4.5 मिनट तक इंजन ने काम नहीं किया, जिससे इससे जुड़े वैज्ञानिकों की सांस अटक गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद इंजन ने काम करना शुरू कर दिया और सारी प्रणालियां काम करने लग गईं। शुरू में लग रहा था दोस्तों कि आयन एग्जॉस्ट सिस्टम यान की अन्य प्रणालियों में रुकावट डाल सकता है, इसीलिए इसके बचाव के लिए पेपे सिस्टम लगाया गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसमें एक खराबी आई जो कि इसका स्टार ट्रैकर सिस्टम था, लेकिन बाद में इसकी फिर प्रोग्रामिंग कर इसे दुरुस्त कर दिया गया। पहले निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार इसे एस्टेरॉइड 9969 के 240 मीटर के करीब पहुंचना था, लेकिन तकनीकी कारणों से ये उससे 26 किलोमीटर दूर से निकल गया, जिससे उसकी फोटो साफ नहीं आ पाई। लेकिन इसका कॉमेट वाला मिशन सफल रहा। ये मिशन काफी कामयाब रहा और उसने काफी डाटा दिया, जिससे भविष्य में काफी लाभ हो सकता है, विशेषकर इसकी आयन फ्यूल आधारित इंजन प्रणाली। 18 दिसंबर 2001 को इसका फ्यूल खत्म होने से इसके इंजन ने काम करना बंद कर दिया, जिससे इसकी प्रणालियां बंद हो गयी। I've been interested in space for really as long as I can remember. When I was as young as 4 years old, I used to like to look at the stars, and I've just always been fascinated with space and astronomy and humankind's efforts to explore the cosmos. And so one of the things that's so exciting about working on Deep Space One is now I get to participate in that. First time I ever heard of ion propulsion was in a Star Trek episode called Spock's Brain. And at one point Kirk walks over to Scotty and asks him what he thinks of this alien spacecraft that's using ion propulsion, much more advanced than what the Enterprise has. And Scotty says, I've never seen anything like her, and ion propulsion at that, they could teach us a thing or two. इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मार्क रेमन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा ये मिशन एक सपने के सच होने जैसा है। बचपन में स्टार ट्रैक में जो फिक्शन देखा था वो मैंने इस मिशन में प्राप्त कर लिया। दोस्तों, भारत की आजादी के समय से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया है, फिर चाहे वो मनोरंजन का साधन हो या टेक्नोलॉजी का। लेकिन बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो तब से लेकर अब तक बरकरार भी हैं और उनकी लोकप्रियता में कोई कमी भी नहीं हुई है। उनमें से एक है टाइम्स ऑफ इंडिया में रोजाना प्रकाशित होने वाला कॉमिक स्ट्रिप यू सेड इट। इसके नाम से शायद आपके दिमाग में सबसे पहले एक चश्मा लगाए और चेक की जैकेट पहने व्यक्ति जिसके सर पर सिर्फ कान के पास खड़े हुए कुछ बाल हैं की तस्वीर बनी होगी। ये था इस कॉमिक का मुख्य किरदार, द कॉमन मैन यानी आम आदमी। और इस किरदार के जन्मदाता रहे हैं भारत के मशहूर कार्टूनिस्ट, इलस्ट्रेटर और ह्यूमरिस्ट R.K. लक्ष्मण। लक्ष्मण जी अपने यू सेड इट के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 1951 से टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुई ये कॉमिक स्ट्रिप आज तक रोजाना छपती है और पाठकों द्वारा पसंद की जाती है। इसमें एक आम भारतीय इंसान की इच्छाएं, आशाएं, समस्याएं आदि बयान की जाती हैं। No line is out of place. It just seems perfect. Lakshman's greatest pleasure is to look carefully around him,
to absorb the complete absurdities of every situation, and he's been able to transform those absurdities very well. Lakshman's common man is very much in the image of Lakshman himself. Every day, that common man with a smile on his face, with his despondency and despair, hope and agony, makes out a wonderful comment on contemporary India. आर के लक्ष्मण यानी रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर लक्ष्मण का जन्म 24 अक्टूबर 1921 को मैसूर में हुआ था। वो बच्चों की लोकप्रिय नॉवेल मालगुडी डेज के लेखक स्वर्गीय श्री आर के नारायण जी के छोटे भाई हैं। जब से उन्होंने पढ़ना भी नहीं सीखा था, तब से उन्हें द स्ट्रैंड, पंच, बाय स्टैंडर्ड इत्यादि मैगजीन के चित्र बहुत लुभाते थे। वो कहते हैं कि बचपन में उन्हें अपने घर की खिड़की के बाहर जो कुछ दिखता था वो उसका चित्र बना लेते थे। उनके सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे दुनिया भर में मशहूर ब्रिटिश कार्टूनिस्ट सर डेविड लो, जिनके कार्टून्स द हिंदू अखबार में छपते रहते थे। हाई स्कूल के बाद लक्ष्मण जी ने बम्बई के जे स्कूल में दाखिला पाना चाहा, लेकिन कॉलेज के डीन ने ये कहकर उनका दाखिला रद्द कर दिया कि उनमें उनके कॉलेज का छात्र बनने लायक प्रतिभा नहीं है। यकीनन कुछ समय बाद उन्हें लक्ष्मण जी पर लिखे इन शब्दों का पछतावा हुआ होगा। लक्ष्मण जी ने शुरुआत में स्वराज्य और ब्लिट्ज जैसी पत्रिकाओं में चित्रकारी की। उन्होंने अपने बड़े भाई आर के नारायण की हिंदू अखबार में छपी कहानियों के लिए चित्र भी बनाए। उन्होंने कुछ समय के लिए कन्नड़ हास्य पत्रिका कोरावंजी के लिए कार्टून्स बनाए और वहीं कुछ समय बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया, जिसमें उनका करियर 50 वर्ष से ज्यादा तक चला। I could not have my morning tea without seeing Lakshman's You Said It cartoon in the Times. इतनी हैबिट हो गई उसकी। It was impossible not to smile first thing in the morning when you saw that pocket cartoon, because it reflected exactly what you and I felt. उन्होंने टीवी सीरीज मालगुडी डेज, जो कि उनके बड़े भाई की लिखी हुई नॉवल पर आधारित था, के लिए स्केचेस भी बनाए। It came naturally to me. There is no sort of conscious effort. Thinking 6 hours, 7 hours, and whole day it comes about traffic jam, about economics, about budget, about political events, foreign affairs. One after another it comes. आज उनके जन्मदिन पर देश का कॉमन मैन उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता है। कुछ लोगों के कर्मों को देखकर लगता है कि सच में कुछ इंसानों के रूप में भगवान ने धरती पर फरिश्ते भेजे हैं। और अभी हम जिस फरिश्ते की बात करने जा रहे हैं, उनकी जिंदगी 2 रूपों में विभाजित है। पहला, जिसमें उन्होंने एक निडर स्वतंत्रता सैनिक के रूप में देश को अंग्रेजी शासन से मुक्त करने का प्रयास किया, और दूसरा, जिसमें उन्होंने एक समाज सेवी डॉक्टर के तौर पर मरीजों को बिना किसी शुल्क के सेवा उपलब्ध करवाई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मी सहगल की। वो ऐसी बेखौफ शख्स थीं जो बचपन में नाजों में पलने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस की महिला क्रांतिकारियों के लिए बनाई हुई आर्मी द रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट की लीडर थी। और ये वही दयालु शख्स हैं जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश के शरणार्थी और 1984 के भोपाल गैस कांड के पीड़ित लोगों को मेडिकल सुविधाएं देकर उनकी सेवा की। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व भर में मानवता, दया और सहानुभूति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लक्ष्मी जी का जन्म मद्रास में 24 अक्टूबर 1914 में लक्ष्मी स्वामीनाथन के नाम से हुआ था। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा
श्री सुभाष चंद्र बोस से वो पहली बार 1928 में कोलकाता में एक कांग्रेस पार्टी की असेंबली में मिली थी, जहां वो अपनी क्रांतिकारी मां के साथ आई थी। दूसरी बार वो उनसे 15 साल बाद सिंगापुर में मिली, जहां वो अपने प्रेमी के साथ भारतीय प्रवासियों के लिए फ्री में क्लिनिक खोलने गई थी। वहां बोस ने उन्हें मलेशिया और सिंगापुर में भारतीय प्रवासी महिलाओं को इकट्ठा करके अंग्रेजों के शासन के खिलाफ एक विमेन आर्मी खड़ा करने को प्रोत्साहित किया। हालांकि लक्ष्मी जी नाजों से पली बड़ी महिला थी, लेकिन तब भी मिलिट्री की कठोर जिंदगी को उन्होंने दिलेरी के साथ अपना लिया। कई दिनों तक पसीने में सनी खाकी वर्दी को पहनना और पैरों में सैकड़ों छाले होना अब उनकी जीवन शैली का एक हिस्सा बन गया था। लक्ष्मी जी की इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद जब उनकी रेजिमेंट की लड़कियों को युद्ध के दौरान नर्स के तौर पर भर्ती किया गया तो इससे उन्हें बहुत दुख हुआ। After World War II, there was a great move by the British to enlist all the doctors in the Indian medical service, and the men were sent overseas with the various regiments, and women had to man the military hospitals in India. To avoid being called up to the Indian medical service, I decided to go to Singapore. In Singapore, I became very involved in the political aspect of this Indian Independence League and the Indian National Army, but it didn't have any active role for women, except I was put in charge of these refugees camps, and I used to look after the people who were ill. Netaji himself has said that he wanted to meet some Indian women. So Yellappa said, I felt that I can take you and so you can have your interview. So I was most excited. Netaji said, and now I have got something to tell you which will probably shock you and surprise you. I want to start a women's regiment, a fighting regiment. I want the women to go on the field of battle and confront the enemy, because after all, women form half our population and they deserve freedom as much as the men, even more, he said, because women have two enemies to fight against, the British as well as our old social customs which are very unfair and unequal to women. जब भी देश पर कोई न कोई आपदा आई तो उन्होंने आम इंसान की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। 23 जुलाई 2012 को दिल का दौरा पड़ने से हुई उनकी मृत्यु से पहले वो रोजाना 9 बजे क्लिनिक जाया करती थी, जहां वो मरीजों का बिना किसी शुल्क के इलाज करती थी। क्लिनिक खोलने से पहले वो सड़क पर पड़ोसियों द्वारा डाले गए कचरे को खुद उठाकर साफ करती थी। उनका उद्देश्य लोगों को ये समझाना था कि हमारे देश को साफ सुथरा करने का जिम्मा हमें खुद लेना चाहिए। आज इस शक्ति के अवतार के जन्मदिन पर आइए हम सब ये प्रण लेते हैं कि जिस भारत की उम्मीद उन्होंने रखी थी, हम देश को वैसा बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरा योगदान दें। दोस्तों, हमने आमतौर पर देखा है कि आजकल का संगीत या तो पूरी तरह से आधुनिक है या फिर पूरी तरह से पारंपरिक। दोनों का संयोजन कम देखने को मिलता है, मगर 20वीं सदी के ये प्रमुख म्यूजिक कंपोजर अपने संगीत में नए प्रयोग के साथ साथ परंपरा को बरकरार रखते हुए सामाजिक मुद्दों को भी बयां करते थे। हम बात कर रहे हैं लुचियानो बेरियो की। लुचियानो कुछ इस प्रकार के संगीत बनाने के लिए मशहूर हैं, जिनसे आगे जाकर कई पीढ़ियों के संगीतकारों, गायकों, साज वादकों ने प्रेरणा ली। उनके मुताबिक संगीत को उस समय और उस जगह के सांस्कृतिक और सामाजिक प्रसंगों से प्रेरित होना चाहिए। लुचियानो को प्रारंभिक संगीत की शिक्षा उनके पिता और दादाजी ने दी, जो खुद ऑर्गन प्लेयर्स थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें आर्मी में भर्ती किया गया था, लेकिन गन चलाना सीखते समय अपनी बाह जख्मी करने की वजह से उन्हें आर्मी छोड़नी पड़ी।
इसके बाद वो मिलान गए, जहां उन्होंने जूलियो सीजर पेरिबेनी और जॉर्जियो फ्रेडेरिको गोदिनी के अधीन पियानो की ट्रेनिंग ली। लेकिन हाथ के घाव की वजह से उन्हें पियानो बजाने में दिक्कत आती थी, इसीलिए उन्होंने अपना ध्यान कंपोजिंग में केंद्रित कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें इलेक्ट्रिक म्यूजिक में रुचि हुई और इसके चलते उन्होंने 1955 में मिलान में इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक स्टूडियो खोला, जिसमें प्रख्यात कंपोजर्स जैसे हेनरी पुसर और जॉन केज भी काम करने आए। लुचियानो खास तौर पर पौराणिक राही ओडिसियस के बड़े प्रशंसक थे, इसीलिए उन्होंने अपनी अधिकतर कंपोजिशंस में जेम्स जॉयस की यूलिसिस से प्रेरणा ली है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कंपोजिशंस में से एक है 1958 में रिलीज हुआ थीमा, जो कि यूलिसिस की एक कविता पर आधारित इलेक्ट्रो अकूस्टिक कंपोजिशन है। 1968 में लुचियानो ने ओ किंग का कंपोजिशन पूरा किया। ये संगीत मार्टिन लूथर किंग जूनियर की याद में बनाया गया था, जिनकी मृत्यु इस कंपोजिशन के शुरू करने के कुछ ही दिन पहले हुई थी। ओ किंग के ऑर्केस्ट्रल संस्करण को उन्होंने बाद में एकत्रित किया अपने अभी तक के सबसे प्रसिद्ध कंपोजिशन सिम्फोनिया में, जिसमें ऑर्केस्ट्रा और 8 एम्प्लीफाइड आवाजें इस्तेमाल की गई हैं। गौर फरमाने वाली बात ये है दोस्तों कि इसमें आवाजें पारंपरिक तरीके से इस्तेमाल नहीं की गई हैं, बल्कि बोलचाल, कानाफूसी और चिल्लाने जैसी आवाजें रखी गई हैं। सिम्फोनी का मतलब ही है कि अलग अलग प्रकार की ध्वनि का संयोजन, और सिर्फ संगीत ही नहीं बल्कि इसमें साहित्य के अंश भी शामिल किए जाते हैं। सिम्फोनिया के थर्ड मूवमेंट में साहित्यिक और संगीतमय उद्धरण को संयुक्त किया गया है। इसमें टी.एस. एलियट और कार्ल मार्क्स जैसे कवियों से उद्धरण लिए हैं। उनकी एक और लोकप्रिय कंपोजिशन सीक्वेंजा में उन्होंने संगीत वाद्यों के भौतिक गुणों का समीकरण किया है। इसमें परफॉर्मेंस स्टाइल पर भी फोकस किया गया है। सीक्वेंजा 1 में बांसुरी और आखिरी वाले में चेलो इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, तो बबीता को दीजिए यहीं पर इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,